प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में प्लेटो के मूल्यांकन पर बात करेंगे। उसके जो सारे विचार हैं उनको एनालाइज करने जिन अलग अलग विद्वानों ने किया है उनके बारे में हम बात करेंगे। कार्ल पॉपर की बात हम सबसे पहले करते हैं। कार्ल पॉपर ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, और जिसको हम हिंदी में कहें खुला समाज और इसके शत्रु। खुला समाज यानी जो उदार समाज है, जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं, उस खुले समाज और उसके शत्रुओं पर ये किताब कार्ल पॉपर ने लिखी। और इसमें उसने ओपन सोसाइटी के 3 एनिमीज़ या 3 शत्रु बताए हैं, प्लेटो, हीगल और मार्क्स को। इस रूप में कार्ल पॉपर ने प्लेटो को ओपन सोसाइटी या खुले समाज का शत्रु कहा है, लिबरल सोसाइटी का शत्रु कहा है, और उसको पहला फांसीवादी विचारक माना है। वह ये कहता है कि मेरा विश्वास है कि प्लेटो का राजनीतिक कार्यक्रम निरंकुशता की तुलना में नैतिक रूप से बेहतर होने की बजाय मूल रूप से उससे मिलता जुलता है। मेरा विश्वास है कि इस विचार के प्रति आपत्तियां प्लेटो को पूज्य बनाने के गहन और पुरातन पूर्वाग्रहों पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि पॉपर ये कह रहा है कि जो प्लेटो का पूरे जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है और उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए जो जो राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक योजनाएं वो हमारे सामने रखता है, वो उसमें एक डिक्टेटरशिप है, एक तरह की तानाशाही है, उसी तरह की तानाशाही है जैसा कि फांसीवाद की धारणा में होता है। और वह भले ही नैतिकताओं की बात कर रहा हो, बड़ी बड़ी मॉरलिटी की बात कर रहा हो, लेकिन वह अंततः जो राजनीतिक कार्यक्रम हमारे सामने रखता है, साम्यवाद की योजना के रूप में या शिक्षा के बड़े कार्यक्रम के रूप में या जो समाज का श्रम विभाजन है उसके रूप में जो पॉलिटिकल प्रोग्राम हमारे सामने रख रहा है, वह निरंकुशता लिए हुए है और इसीलिए वह उसको फांसीवादी विचारक कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि फांसीवाद क्या है, फासिज्म क्या है। हालांकि ये एक बड़ी विस्तार से समझाई जाने वाली चीज़ है, लेकिन मैं चूँकि यहाँ जिक्र आया है इसलिए आपको ये संकेत कर दूँ कि फांसीवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक विचारधारा समाज की बहुलता को, प्लूरलिटी को, बहुलता को अस्वीकार करती है और उसके स्थान पर एक रूपता की बात करती है। जैसे ये कहना कि एक समाज की एक ही संस्कृति हो, एक ही भाषा हो, एक समाज में एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहें, एक देश का एक ही झंडा हो, यानी विविधता को न मानना और उस विविधता को अस्वीकार करके केवल एक रूपता की बात करना, होमोजेनिटी की बात करना, एक झंडा, एक भाषा, एक संस्कृति, एक सा इतिहास, एक सी जाति वाले, एक ही नृजातीय पहचान वाले लोगों का सामाजिक समूह की कल्पना करना, ये अपने आप में एक फांसीवादी विचार है जो आधुनिक युग में हम हीगल के बाद अगर हम राजनीतिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो आप हिटलर आदि में देखते हैं। ये फांसीवाद है। और कार्ल पॉपर प्लेटो को पहला फांसीवादी विचारक मानता है क्योंकि प्लेटो भी जो है वो समाज की बहुलता को अस्वीकार करता है। वह जैसा हमने देखा कि वह एक ही गुण की पहचान करके व्यक्ति में का जो एक रूप विकास करना चाहता है, इसी तरह वह समाज में भी बहुत सारी बहुलताओं को अस्वीकार करता है और उन बहुलताओं को अस्वीकार करके वह विविधताओं, वह एक रूपता की बात करता है। वह ये कहता है कि जो पूरा समाज है, इतिहास है, वो एक ही तरफ जा रहा है। अगली बात अगर हम करें तो
प्लेटो के लिए जो समस्या है, जैसा निस्पेट ने कहा है कि प्लेटो के लिए समस्या जैसे कि 2000 साल बाद रूसो के लिए भी थी, यह थी कि व्यक्ति की निरपेक्ष आज़ादी के साथ राज्य का निरपेक्ष न्याय कैसे समन्वित किया जाए। यानी निस्पेट ये कह रहा है कि प्लेटो की मूल समस्या जो है वो यह थी कि एक तरफ व्यक्ति की आज़ादी या व्यक्ति के विकास को कैसे सुरक्षित किया जाए और दूसरी तरफ राज्य का जो निरपेक्ष न्याय है, ये दोनों ही सापेक्ष नहीं है, ये निरपेक्ष है, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। जो राज्य का न्याय और व्यक्ति की आज़ादी, इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, ये प्लेटो की एक बड़ी समस्या है। और प्लेटो ये मानता है कि इस समस्या का समाधान जो है वह एक दार्शनिक, एक पढ़े लिखे वर्ग के शासन में जाकर के ख़त्म हो सकता है अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करता है और अपने प्रधान गुण के निर्देशन में अपने जीवन का यापन करता है और समाज में अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, तो न केवल राज्य में एक निरपेक्ष न्याय की स्थापना हो पाएगी, अपितु इसके साथ साथ व्यक्ति की जो आज़ादी है वह भी सुरक्षित हो सकेगी। यह प्लेटो का मानना रहा। ऐसी ही समस्या से 2000 साल बाद रूसो भी जूझ रहा था। ये बात हम जब रूसो पर आएंगे तो विस्तार से करेंगे। गॉम्बर्स ही कहता है कि प्लेटो ने नैतिकता और वैधानिकता के बीच कोई अंतर नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य का खाका खींचा है वहाँ वह कानून को स्वीकार नहीं करता है, वैधानिकता को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा लगता है रिपब्लिक को पढ़ते हुए कि अगर शासक नैतिक है और जनता जो है वह नैतिक है और इस रूप में नैतिक है कि वह अपने सौंपे गए कार्य को पूर्ण तरीके से करते हैं, और नैतिकता की स्थापना अगर समाज में हो जाती है तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा लगभग ऐसी बात हम गांधी में भी बाद में देखते हैं कि अगर नैतिकता समाज में स्थापित हो जाती है तो वैधानिकता की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वैधानिकता की आवश्यकता तब होती है जब अपराध हो, जब समाज में अव्यवस्था हो। और वो ये मानता है कि अगर नैतिकता स्थापित हो जाती है समाज में तो फिर कानून की आवश्यकता नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात ऐसी लगती है, जैसा गॉम्बर्स कहता है, कि प्लेटो नैतिकता और वैधानिकता के बीच में कोई अंतर नहीं करता। नैतिक नियमों को स्वीकार करने का मतलब ही है कानून को स्वीकार कर लेना। कॉन्स्टेंटिन रीटर ये कहता है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में दास प्रथा को समाप्त कर दिया है। एक लंबा इतिहास है यूनान में दासों का, और ये जहाँ गुलाम प्रथा रही, दासों को गुलाम बना करके बेच दिया जाता था। प्लेटो ने जिस तरीके से श्रम विभाजन किया और उत्पादक वर्ग को उत्पादन और व्यापार का कार्य सौंपकर उसको जिस तरह के आर्थिक अधिकार दिए, रीटर ये कहता है कि उससे ऐसा लगता है कि प्लेटो ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि हम देखेंगे आगे कि ऐसा नहीं है कि दास प्रथा समाप्त हुई हो। प्लेटो की बाद दास प्रथा यूनान में जारी रही। बार्कर ये मानता है कि प्लेटो ने अपने लॉज में जिस उपादर्श राज्य का चित्र खींचा है वह भी कोई रिपब्लिक के आदर्श राज्य से बहुत अलग नहीं है। उसका वह आदर्श राज्य भी जो है वो स्वप्न सरीखा ही है। अगली बात हम करें तो अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ कि फॉस्टर ये कहता है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। ये बात प्लेटो से पूर्व में किसी विचारक ने नहीं कही। हालांकि शिक्षा योजना का जिक्र पाइथागोरस में, प्रोटागोरस में और अन्य यूनानी विचारकों में प्लेटो से पूर्व दिखता है, लेकिन दार्शनिक राजा की जो धारणा है
कि सबसे विवेकशील व्यक्ति को पूरे राज्य का शासन सौंप दिया जाए, ये जो धारणा है ये प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिकों में नहीं दिखती। और बाद में जब लोकतंत्र की और खुले समाज की चर्चा हुई तब तो ये धारणा बिल्कुल नकार दी गई। तो अपने आप में ये जो दार्शनिक राजा का विचार है, ये फिलोसोफर किंग का जो विचार है, ये प्लेटो की एक मौलिक धारणा है। पॉपर ये कहता है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके बनाए जाने का दावा है। प्लेटो अपने आप को एक बड़ा ही दार्शनिक के रूप में चित्रित करता है, वह एक बड़ा दार्शनिक है। और पॉपर कहता है कि ऐसा लगता है कि रिपब्लिक को लिखने के पीछे प्लेटो का जो उद्देश्य है वह स्वयं को दार्शनिक शासक के रूप में स्थापित करना रहा है। वेपर ये कहता है कि उसके आदर्श राज्य में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं: उचित नेतृत्व जो दार्शनिक राजा का होगा, उचित सुरक्षा जो सैनिक वर्ग के द्वारा संभव होगी, और उचित पोषण जो उत्पादक वर्ग के द्वारा संभव होगी। ये 3 तत्व मिलकर, यानी शासन, सुरक्षा और उत्पादन जो उचित पोषण के लिए आवश्यक है, ये तीनों तत्व मिलकर के एक आदर्श राज्य की रचना करते हैं। कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है। अभी हम बात करेंगे ईसाईवाद का प्रारंभिक दार्शनिक प्लेटो को कई आलोचकों ने माना है, और कैटलिन ने उसको दर्शन का पोप कहा है कि जिस तरह पोप उपदेश देते हैं, नैतिकता का उपदेश देते हैं, उसी तरह दर्शन में प्लेटो जो है वह नैतिकता का उपदेश देता है। एमर्सन ये कहता है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। सारा दर्शन प्लेटो से आरंभ होता है, क्योंकि विचारशील लोगों द्वारा जो कुछ लिखा जा रहा है और चर्चा में है वह सब प्लेटो से ही आ रहा है। हम सारे दर्शन की शुरुआत प्लेटो से करते हैं। उसकी पुस्तकों को छोड़ बाकी सभी पुस्तकें जला दीजिए, कोई हर्जा नहीं होगा। एमर्सन यहाँ तक कहता है कि सबसे दर्शन की मूल पुस्तकें हैं जहाँ, या दर्शन की जो जड़ है, पूरे चिंतन की जो जड़ है वह प्लेटो में ही है। प्लेटो से ही सारा दर्शन आरंभ हो रहा है। वॉलिन कहता है कि प्लेटो के विचार पहली बार राजनीतिक दर्शन के भविष्य के विचारों और राजनीति की नाटकीय घटनाओं के मिलन का प्रतिबिंब है। देखिए, प्लेटो ने रिपब्लिक में जो कुछ लिखा है वह अपनी समकालीन राजनीतिक घटनाएं, जो नाटकीय घटनाएं यूनान में हो रही थी, जो लोकतंत्र समर्थकों और लोकतंत्र विरोधियों के बीच में जो एक लंबा गृह युद्ध वहाँ पर हुआ, 30 साल का पेलोपोनेशियन वार जो हुआ, और उस समय जो ये लोकतंत्र समर्थकों और विरोधियों के बीच जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम में प्लेटो अपने रिपब्लिक के जरिए आदर्श राज्य का विचार रखता है और दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन करता है। इसलिए उसका जो दर्शन है वो दर्शन शून्य से नहीं उपजा है, अपितु वह उन नाटकीय घटनाओं के मिलन से उपजा है जो उस समय घट रही थी। लेकिन उसका जो दर्शन है वह भविष्य के लिए एक नींव तैयार कर रहा है। प्लेटो अपने और हमारे समय दोनों के लिए गलत थे, ऐसा क्रॉसमैन मानता है, और वह इसलिए क्योंकि वह लोकतंत्र पर या जनतंत्र पर अतार्किक हमला करते हैं। वह, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, कि प्लेटो जो है वह लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्खों का शासन कहकर नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वह ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जो है वह जो शासक चुने जाते हैं वह लोकप्रियता के आधार पर चुने जाएंगे, और उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि शासन कैसे किया जाए, और इस आधार पर वह जनतंत्र पर हमला करता है। लेकिन क्रॉसमैन और बर्लिन ये दोनों मानते हैं कि प्लेटो किसी गलत इतिहास का शिकार है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि जनतंत्र जो है वह मूर्खों का शासन होता है। जनतंत्र में जनता राजनीतिक रूप से बहुत शिक्षित होती है, और वह राजनीतिक रूप से शिक्षित जनता केवल लोकप्रियता के आधार पर ही शासक का चयन नहीं करती, अपितु वह शासन का चयन करते समय योग्यता का भी ध्यान रखता है। लोकतंत्र की आलोचना का अर्थ यह होगा कि एक बड़ी जनता के ऊपर अविश्वास करना, जो कि प्लेटो करता है।
इसका अर्थ ये भी होगा कि प्लेटो जो है वह एक बहुल विवेक, बहुत सारे लोगों के जो सामूहिक विवेक है, उस सामूहिक विवेक को अस्वीकार कर देते हैं, वह बहुलवाद से इनकार कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि सारा ब्रह्मांड जो है वो एक ही दिशा में विकसित हो रहा है और इसी रूप में व्यक्ति को भी एक ही गुण में शिक्षित प्रशिक्षित होकर के समाज में अपनी एक भूमिका को निर्धारित करना होगा और समाज को उसी ओर आगे ले जाना होगा। ये प्लेटो, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि प्लेटो एक इस रूप में फासीवादी विचारक है कि वह विविधता को और बहुलता को अस्वीकार करके एक रूपता की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटो का ये जो चैप्टर है वो आज यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो से हम अरस्तु के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।